हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्यूशन, विलेयता, जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक विलेयता के बारे में। क्लियर? अब हमने ये शब्द तो बहुत सुना है कि विलेयता, ये विलेयता होती क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये आपके पास, समझना कोई ढंग से इसको, विलेयता क्या होती है। ये कोई विलायक है आपके पास, ठीक है, और ताप हमने कर रखा है कांस्टेंट, ताप नियत है। सही है, मतलब ताप फिक्स है, नियत ताप पर विलायक, कोई विलायक है, विलायक की एक निश्चित मात्रा ले ली हमने। जैसे मान लो विलायक ले लिया हमने 1 लीटर, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा कितनी ली है? 1 लीटर। निश्चित मतलब फिक्स मात्रा। मैं अब इस विलायक में कोई विलेय घोला हमने, ठीक है, हम इसमें क्या घोल रहे हैं? कोई विलेय। अब विलेय कैसे घोलना है? जितना इसमें मैक्सिमम घुल जाए, मतलब 1 लीटर विलायक लिया है नियत ताप पर, इसमें मैं विलेय को घोल रहा हूँ। विलेय कितना घोलना है? जितना इसमें अधिकतम घुल सके। मान लो इसमें विलेय अधिकतम जितना घुल सके घुल गया। सही है, मान लो अधिकतम इसमें, मान लो अपन कह सकते हैं विलेय के, मान लो इसमें अधिकतम 5 मोल घुले। जितना विलेय इसमें अधिकतम घुल सकता है इसमें घुल लिया। क्लियर? तो ये विलेय की मात्रा जो है ये क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ढंग से सुनना बात को। नियत ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा, मेरी बात सुनो, जैसे मान लो, दोबारा समझो, विलायक है अपने पास 1 लीटर, ताप कांस्टेंट है, विलेय घोलने लगा मैं, और विलेय इसमें अधिकतम जितना घुल गया, जैसे विलेय में इसमें मैक्सिमम मान लो 5 मोल घुला, तो ये विलेय की मात्रा जो है ये क्या है? एक तरह से विलेयता है। तो दोबारा क्लियर कर लो, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा, उस विलेय की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। मतलब सिंपल भाषा में कहें, किसी विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुलेगी वो उस विलेय की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? तो हमको परिभाषा क्लियर है। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। यहाँ तक क्लियर? तो एक बार हेडिंग डालो, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, फिर ये लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। संग संग इसको समझना टॉपिक को और आगे बढ़ते चलना। हेडिंग डालो विलेयता, कोष्टक में लिखो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मैं बोलता जा रहा हूं, संग संग लिखना। डाल दी हेडिंग। अब इसमें लिखो इसमें नियत ताप पर दिए गए विलायक की निश्चित मात्रा में, नियत ताप पर दिए गए विलायक की निश्चित मात्रा में दिए गए विलायक की निश्चित मात्रा में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा, घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेय की विलेयता कहते हैं। विलेय की विलेयता कहते हैं। ठीक है। अब एक बात सुनो मेरी,
ये परिभाषा क्लियर हो गई। अच्छा, अपन ने क्या किया, अब इधर देखो, नियत ताप पर विलेय की एक निश्चित विलायक की अपन ने एक निश्चित मात्रा में विलेय घोला। विलेय कितना घोला, अधिकतम घोला। जब इसमें विलेय आप अधिकतम घोल रहे हो तो ये विलयन जो है, ये विलयन बन गया ना। ये विलयन कैसा विलयन बन जाएगा, संतृप्त विलयन। अब कोई मुझसे पूछे कि साहब संतृप्त विलयन क्या होता है, अपन ऐसे कह सकते हैं विलायक में अधिकतम जितना विलेय घुल सकता है घुल लिया, तो विलयन कैसा बना, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब समझ गए, ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिकतम घुला हो, या ऐसे कह लो विलायक में अधिकतम मात्रा आप विलेय की घुल लो तो विलयन कैसा बनेगा, संतृप्त विलयन। तो अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं कि विलेयता क्या होती है किसी संतृप्त विलयन में। संतृप्त विलयन समझ गए, ये विलयन संतृप्त है, तो किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। भाई जब अपन ने विलयन में, अपन ने विलायक में विलेय अधिकतम घोला तो विलयन कैसा बन चुका है, संतृप्त। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेय की विलेयता कहलाती है। तो अथवा डाल करके एक परिभाषा और लिख लीजिए। अथवा डाल करके नियत ताप पर संतृप्त विलयन में, नियत ताप पर कौन से विलयन में, संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा को, नियत ताप पर लिख लो संग संग, नियत ताप पर संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को विलेय की विलेयता कहते हैं। विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो विलेय की विलेयता है ये 3 कारकों से प्रभावित होती है। एक कारक तो होता है ताप, मतलब ताप जो होता है ये विलेयता को प्रभावित करता है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है दाब, और तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है विलेय व विलायक की प्रकृति, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। विलेय व विलायक की प्रकृति मतलब मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं कि विलेय की विलेयता जो है उसको ताप, दाब तथा विलेय व विलायक की प्रकृति क्या करती है, प्रभावित करती है। सही है। तो तीनों कारक आप याद रखें जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 3, विलेय व विलायक की प्रकृति, ताप और दाब, ठीक है। तो इसके बारे में भी संग संग लिखते चलो। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, अगली लाइन में लिखो, विलेय की विलेयता को निम्न 3 कारक प्रभावित करते हैं। विलेय की विलेयता को निम्न 3 कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 ताप, नंबर 2 दाब। निम्न 3 कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 ताप, नंबर 2 दाब और नंबर 3 विलेय व विलायक की प्रकृति। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ढंग से देखना आगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें ढंग से देख लेना, बात को समझ लेना भाई। ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे। समझ लेना, मतलब आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर विलेय जो है वो ठोस है, इसका मतलब समझना, और जो विलायक है वो द्रव है। सही है। मतलब इस तरह की कंडीशन है, विलायक तो ये हो गया द्रव, और इसमें कोई ठोस पदार्थ डाला है, ये विलेय है।
तो ठोस विलेय है, ठोस की द्रव में विलेयता को पढ़ेंगे, मतलब ठोस विलेय, विलेय ठोस है और विलायक कैसा है, द्रव। तो ठोस विलेय की द्रव विलायक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, विलेयता। क्लियर, हेडिंग डाल लो, ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता मतलब विलेय ठोस है। क्लियर, एक एक शब्दों को पकड़ना। और विलायक कौन है दोस्तों, द्रव है। तो हेडिंग डाल लो, ठोस की द्रव में विलेयता। क्लियर, अब इसको समझो। क्लियर, हाँ भाई, ये तो है विलायक। कैसा विलायक है, द्रव विलायक। समझ गई मेरी बात, विलायक द्रवी तो है। अच्छा, बड़े ध्यान से समझना। और इसमें मान लो ये कोई ठोस विलेय रख दिया हमने, ये कैसा विलेय है, ठोस विलेय। ठोस है मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो ठोस है, ये इसके अवयवी कण हैं, इन कणों से ये मिलकर के बना है। तो द्रव विलायक को में हम किसको बोल रहे हैं, ठोस विलेय को। तो जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोलते हैं तो इसमें से कण निकल करके कहाँ जाएंगे, विलयन में जाएंगे। सही है, इसमें से कण निकल करके कहाँ जाएंगे, विलयन में। अरे ये जभी तो घुलेगा, विलेय कैसे घुलेगा कि विलेय से कण निकलेंगे और कण निकल करके कहाँ जाएंगे, विलयन में, मतलब एक तरह से विलायक के अंदर जाएंगे। आपने द्रव विलायक लिया, उसमें ठोस विलेय को रखा, तो विलेय से कण निकल करके कहाँ जाएंगे, विलायक के अंदर जाएंगे। और विलायक में जाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। मतलब ये अभिक्रिया चल रही है। अगर आप ढंग से देखो, विलेय समझने की कोशिश करना। ये विलेय हो गया प्लस विलायक, आसपास विलायक भरा हुआ है। सही है, और इससे क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। विलयन कैसे बन रहा है, इस विलेय में से कण निकल करके विलायक में जा रहे हैं और यहाँ पर विलायक और विलेय के कण मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, विलयन। और ये क्रिया कहलाएगी विलयनीकरण। क्या कहलाएगी, विलयनीकरण। ये विलयनीकरण कहलाएगी, विलयनीकरण। सही है, तो विलयनीकरण की क्रिया कैसे चली, सिंपल भाषा में कहूँ, जब द्रव विलायक में ठोस विलेय को घोला जाता है तो ठोस विलेय से की सतह से कह लो या ठोस विलेय की सतह से अवयवी कण निकलकर विलायक में जाकर विलयन का क्या करते हैं, निर्माण। तो इस तरह से विलयन बनता है। तो विलेय के कण विलायक में जा रहे हैं और विलायक में समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बन रहा है। अब एक बात बताओ, जब विलेय से कण निकलेंगे तो विलेय घुलेगा कि बड़े, क्या होगा इसका, घुलेगा। इसलिए इस क्रिया को क्या बोल रहे हैं, विलयनीकरण या घुलना। तो यहाँ तक क्लियर है। जब द्रव विलायक में ठोस विलेय घोला जाता है तो ठोस विलेय की सतह से कण धीरे धीरे किस में जाते हैं, विलायक में जाते हैं और विलयन का क्या करते हैं, निर्माण। यह क्रिया क्या कहलाती है, विलयनीकरण कहलाती है। सही है। अब अगली बात सुनो, धीरे धीरे बाद में कुछ समय बाद क्या होता है, ये कण जो हैं ये विलेय के कण हैं। कुछ समय बाद ये विलेय के कण जो हैं इससे टक्कर करने लग जाएंगे। ढंग से समझना इस बात को। विलेय के कण जो हैं वो ठोस विलेय से क्या करने लग जाएंगे, टक्कर। मतलब विलयन में उपस्थित या ऐसे कह दूं विलायक में उपस्थित ये जो विलेय के कण हैं ये किससे टक्कर करने लग जाएंगे, ठोस विलेय से। कुछ समय बाद होगा ये, कुछ समय बाद विलायक में उपस्थित विलेय के कण ठोस विलेय से टक्कर करके नहीं टकराएंगे, ये इनसे वापस टक्कर करते हैं। सही है। और टक्कर करके नहीं ये
बिलियन से अलग होने लग जाते हैं। मतलब जैसे मान लो ये कण यहाँ ये कण है, मान लो ये इससे जाकर के टकराया है, बिलियन में उपस्थित विलेय का कण ठोस विलेय के कण से जाकर के टकराया, ठोस विलेय के कण से टकराया, तो टक्कर होने पर इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और समाप्त होकर के ये कण विलयन से क्या हो जाएगा, पृथक। मतलब ये सभी कण वापस एकत्रित होने लग जाएंगे। दोबारा समझो, विलयन में उपस्थित विलेय के कण जो हैं ठोस विलेय से टकराएंगे, टक्कर होकर इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो ये कण क्या होने लग जाएंगे, एकत्रित होने लग जाएंगे, या नु कहूँ विलयन से अलग होने लग जाएंगे। विलयन से अलग कैसे, जैसे मान लो ये कण टकराया, ढंग से देखना, जैसे ये कण विलयन में उपस्थित ये विलेय का कण ठोस विलेय के कण से टकरा करके ऊर्जा खत्म होकर के ये नीचे बैठने लग जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जो कण हैं विलयन के, ये विलेय के कणों से टक्कर करके कहाँ बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। तो नीचे बैठेंगे तो ये कण विलेय के कण जो हैं ये विलयन से क्या होने लग जाएंगे, पृथक, अलग होने लग जाएंगे। दोबारा सुनो, मैं दोबारा से एक एक बात को रिपीट करता हूँ, स्टार्टिंग से आओ। जब द्रव विलायक में ठोस विलेय को घोला जाता है तो ठोस विलेय की सतह से धीरे धीरे विलेय के कण विलायक में जाकर विलयन निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद विलायक में उपस्थित ये विलेय के कण, सही है, या जैसे कह दूं विलयन में उपस्थित ये विलेय के कण ठोस विलेय के कणों से टक्कर करते हैं और टक्कर करके नहीं विलयन से क्या हो जाते हैं, पृथक। पृथक मतलब नीचे बैठ जाते हैं अपनी ऊर्जा समाप्त करके। तो एक तरह से एक वापस अभिक्रिया भी चल जाती है कुछ समय बाद। वापस कैसे, ढंग से देख लो, विलयन में से विलेय के कण इनसे टक्कर कर रहे हैं ठोस विलेय के कणों से और अलग हो रहे हैं, मतलब वापस क्या बन रहा है, विलेय और विलायक। अरे अलग हो रहे हैं तो वापस विलयन खत्म हो रहा है। विलयन के कण गए ठोस विलेय के कणों से टकराए, टक्कर के बाद ये कहाँ हो गए, विलयन से पृथक हो गए, मतलब ये नीचे बैठ गए एक तरह से। जैसे ये विलयन से पृथक हो जाएंगे तो आप समझ रहे हो, विलयन में से मतलब एक तरह से कौन पृथक हो गया, विलेय पृथक हो गया, विलायक अलग हो गया, तो एक पश्च अभिक्रिया भी चल गई। इस अभिक्रिया को बोलेंगे क्रिस्टलीकरण की क्रिया। तो यहाँ पर विलयन में दो अभिक्रियाएं चल रही हैं, सिंपल भाषा में समझो तो दो अभिक्रिया चल गई। जब किसी द्रव विलायक में हमने ठोस विलेय को रखा तो यहाँ पर दो अभिक्रियाएं चल गई। कैसे, जब किसी द्रव विलायक में ठोस विलेय को रखते हैं तो ठोस विलेय से सतह के कण कहाँ जाते हैं, विलयन में, या नु कहूँ जब किसी द्रव विलायक में ठोस विलेय को रखते हैं तो ठोस विलेय से विलेय के कण विलायक में जाकर के विलयन बनाते हैं। तो ये तो विलयनीकरण की क्रिया हो गई। कुछ समय बाद विलयन में से विलेय के कण, विलयन में जो किसके कण हैं, विलेय के कण ठोस विलेय के कणों से टक्कर करते हैं और विलयन से पृथक हो जाते हैं। पृथक होते ही विलेय अलग हो जाएगा, विलायक अलग हो जाएगा, तो विलयन से वापस क्या बनने लग जाएगा, विलेय और विलायक। ये क्रिया क्या कहलाएगी, क्रिस्टलीकरण की क्रिया। समझने की कोशिश करना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो अभिक्रियाएं चल रही हैं, एक तो विलयनीकरण की और एक क्रिस्टलीकरण की, विलयनीकरण की और एक क्रिस्टलीकरण की। कुछ समय बाद इन अभिक्रियाओं में क्या आ जाएगा, साम्य। साम्य का मतलब समझ रहे हो, इस विलयन में कुछ समय बाद साम्य आ जाएगा। साम्य का मतलब समझ रहे हो, मतलब विलयनीकरण की अभिक्रिया और क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया दोनों का वेग हो जाएगा समान। देखो यहाँ पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया चल रही है, ये तो आप समझ रहे हो। एक अभिक्रिया ऐसी जिसमें विलयन बन रहा है जिसको विलयनीकरण कह रहे हैं, और एक अभिक्रिया ऐसी जिसमें विलेय और विलायक बन रहे हैं वापस विलयन से, वो अभिक्रिया क्या है, क्रिस्टलीकरण। तो इस बर्तन में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया चल रही है। और एक बात सुन लो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अंतिम अवस्था होती है साम्य। मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में लास्ट में क्या आ जाता है, साम्य आ जाता है। साम्य का मतलब है अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के क्या हो जाता है, समान। तो इसमें साम्य आ जाता है। जब इस अभिक्रिया में साम्य आ जाएगा तो एक बात बता मुझे, साम्य आने पर विलयन संतृप्त हो जाएगा। साम्य आने पर विलयन संतृप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ना तो विलेय घुलेगा,
है। जब अग्र विक्रिया और पश्च विक्रिया का वेग बराबर हो गया तो विलेय ना तो विलयन बनाएगा, मतलब विलेय ना तो घुलेगा और ना वापस विलयन से विलेय बनेगा। तो इस विलयन में अब विलेय अधिकतम घुल चुका होगा। जब इसमें साम्य आ जाएगा इन अभिक्रियाओं में, उस समय ये विलयन कैसा हो चुका होगा? संतृप्त विलयन। अब जब ये संतृप्त विलयन बन चुका है तो इसमें जो विलेय की मात्रा है जो घुली हुई है इस समय, वो विलेय की मात्रा ही क्या होगी? इसकी विलेयता होगी। सही है। जब इसमें साम्य आ जाएगा, साम्य कौन कौन सी अभिक्रिया में? विलयनीकरण की और क्रिस्टलीकरण की में। जैसे अभी अभिक्रिया में क्या आ जाएगा? साम्य। उस समय विलयन कैसा हो जाता है? संतृप्त। सही है। विलयन कैसा बन जाता है? ये संतृप्त। सोच लो भाई, शुरू में मैंने नमक का टुकड़ा रखा है इसमें, मान लो तो नमक के कण विलयन में गए, वापस विलयन में उपस्थित नमक के कण नमक बना रहे हैं, नमक के कण विलयन में गए, विलयन से वापस नमक के कण मिल रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलयनीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों की अभिक्रियाओं के बीच साम्य हो जाएगा। उस समय नमक मैक्सिमम घुल चुका है। तो जब विलयन मैक्सिमम घुल चुका है इसमें, तो विलयन कैसा हो चुका है? संतृप्त। अब इस विलयन में हम विलेय की क्या देखेंगे? मात्रा। और वो विलेय की मात्रा ही संतृप्त विलयन, परिभाषा लिखाई थी, संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा जो घुली हुई है वो विलेय की मात्रा ही क्या है? विलेयता है। क्लियर? तो यहां तक लिखो, फिर आगे समझते हैं। टॉपिक बड़ा कठिन है तो लिखते चलो, समझ हेडिंग डाली आपने ठोस की द्रव्य में विलेयता। अब मैं बोलता हूं, लिखना। लिखो, जब किसी ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोला जाता है, जब किसी ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो धीरे धीरे ठोस की सतह से, हर चीज को सोच समझ के लिखना, तो धीरे धीरे ठोस की सतह से विलेय के कण विलायक में जाने लगते हैं। विलेय के कण विलायक में जाने लगते हैं, वह विलयन बनाते हैं। विलेय के कण विलायक में जाने लगते हैं, वह विलयन बनाते हैं। विलयन बनाने लगते हैं। यह क्रिया विलयनीकरण कहलाती है। लिखा हुआ है बोर्ड पर, देख लो। ये क्रिया क्या कहलाती है? विलयनीकरण। तो यहां तक क्लियर है? दोबारा सुन लो, यहां तक एक बार और पहले लिख लो। यह क्रिया क्या कहलाती है? विलयनीकरण। समझ लो, जब द्रव विलायक में अपन क्या डालते हैं? ठोस विलेय। तो विलेय की सतह से कण निकल करके कहां जाते हैं? विलायक में, और क्या बनाते हैं? विलयन। ये क्रिया क्या कहलाती है? विलयनीकरण कहलाती है। क्लियर? अच्छा, आगे लिखो। कुछ समय बाद विलयन में उपस्थित विलेय के कण, विलयन में उपस्थित विलेय के कण, ढंग से देख लो किन कणों की बात कर रहा हूं। विलयन में उपस्थित विलेय के कण, कुछ समय बाद विलयन में उपस्थित विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ टक्कर करने लगते हैं। तथा विलयन से अलग होने लगते हैं। मतलब नीचे अलग बैठने लग जाते हैं ना, टक्कर करने लगते हैं तथा विलयन से अलग होने लगते हैं। यह क्रिया क्रिस्टलीकरण की क्रिया कहलाती है।
क्लियर है? ये क्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे लिखो। कुछ समय बाद विलयनीकरण, कुछ समय बाद विलयनीकरण तथा क्रिस्टलीकरण की क्रिया के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। कुछ समय बाद विलयनीकरण व क्रिस्टलीकरण की क्रिया के मध्य क्या स्थापित हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। क्लियर? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या स्थापित हो जाता है? साम्य। तो नीचे ऐसे लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक, सही है, उत्क्रमणीय का चिन्ह आएगा और फिर क्या है? विलयन। अच्छा, विलेय के कण विलायक में पहुंचकर विलयन बनाते हैं, ये क्रिया क्या कहलाएगी? विलयनीकरण। और कुछ समय बाद क्रिस्टलीकरण भी। कैसे? विलयन में से विलेय के कण किससे टकराते हैं? ठोस विलेय के कणों से, और पृथक हो जाते हैं, तो एक वापस क्रिया भी चल जाती है। कौन सी? क्रिस्टलीकरण। और कुछ समय बाद दोनों अभिक्रियाओं का वेग क्या हो जाता है? बराबर। और क्या आ जाता है? साम्य। बराबर हो जाएगा तो साम्य आ जाएगा ना। साम्य क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह अवस्था जब अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बराबर। और कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, लास्ट में क्या जाता है? साम्य। इसको लिख लो नीचे, ऐसे की ऐसे ही। ठीक है, और जब साम्य आ जाता है तो वो विलयन कैसा हो जाता है? मुझे बताओ। साम्य आने पर जो विलेय है वो अधिकतम घुल चुका है। अब देखो, अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर है, विलेय ना तो घुल रहा है, विलयनीकरण की क्रिया तो विलेय को घोल रही है, क्योंकि इसमें विलेय के कण विलायक में जाकर के विलयन बनाते हैं। और ये क्रिस्टलीकरण की क्रिया है, ये विलेय को घुलना कम कर रही है। पर इस समय जब दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाएगा, जब साम्य आ जाएगा, तो उस समय विलेय अधिकतम घुल चुका होगा और विलयन कैसा हो चुका होगा? संतृप्त। मतलब हम एक लाइन लिख सकते हैं इसमें, नीचे लिखो, साम्य आने पर संतृप्त विलयन का निर्माण हो जाता है। संतृप्त विलयन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अगली बात सुनो। ठीक है, ठोस की द्रव्य विलेयता को कैसे दर्शाते हैं? ठोस की द्रव्य विलेयता को दर्शाने के दो तरीके हैं। विलायक लो आप 100 ग्राम, ठीक है, और इसमें ये विलेय मान लो अधिकतम घुला हुआ है, तो 100 ग्राम विलायक में मान लो ये 10 ग्राम विलेय घुल रहा है। कितना विलेय घुल रहा है? 10 ग्राम। तो ये विलेयता है किसकी? विलेय की। ठोस की द्रव्य विलेयता सामान्यतया ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक इस तरह से प्रदर्शित की जाती है। ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, मतलब समझ गए, 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम घुला हुआ है। सही है? तो इस तरह से हम ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रदर्शित करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो ये हो गया ठोस की द्रव्य विलेयता को सामान्यतया ग्राम प्रति 100 किलोग्राम 100 ग्राम ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, मतलब 100 ग्राम विलायक लेंगे अपन और उसमें विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुली हुई है, किसमें? वो मात्रा ग्राम में। जैसे 100 ग्राम मैंने जल लिया और उसमें नमक मान लो अधिकतम 10 ग्राम घुला, तो ये 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम यहाँ पर विलेयता है। सही है?
या अपन कह सकता हूँ सिंपल भाषा में लिखें, 100 ग्राम विलायक में अधिकतम घुली हुई विलेय की ग्राम्य मात्रा उस विलेय की, उस ठोस विलेय की द्रव विलायक में विलेयता कहलाती है। सही है, ऐसे लिख सकता हूँ, दोबारा सुन लो। 100 ग्राम विलायक में कोई विलेय मान लो 50 ग्राम घुला, तो वो 50 ग्राम जो है वो उस विलेय की क्या है, विलेयता है। क्लियर? तो इस बात को लिखो, नेक्स्ट लाइन पर आओ, नेक्स्ट लाइन से लिखो। 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलेय की, ठोस विलेय की 100 ग्राम विलायक में ठोस विलेय की अधिकतम घुली हुई ग्राम्य मात्रा, अधिकतम घुली हुई ग्राम में मात्रा ग्राम में मात्रा कौमा उस ठोस विलेय की द्रव विलायक में विलेयता कहलाती है। सही है, 100 ग्राम विलायक है और उसमें विलेय मान लो अधिकतम 10 ग्राम घुला हुआ है, तो ये विलेयता है। तो 100 ग्राम विलायक में ठोस विलेय की अधिकतम घुली हुई विलेयता, अधिकतम घुली हुई ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, उस ठोस की द्रव विलायक में विलेयता। एक विलेयता तो ये हो गई। एक विलेयता मोल प्रति लीटर में भी होती है। मोल प्रति लीटर समझ गई क्या? मोलरता, मोल प्रति लीटर। जैसे मोलरता का मात्रक यही तो पढ़ा है आपने, मोल प्रति लीटर पढ़ा है आज पिछली। अच्छा, विलेयता को ऐसे भी दर्शाते हैं, दो तरीके हो गए। एक तो वो हो गया अभी जो बताया था, जैसे 100 ग्राम विलायक में अधिकतम घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा, और दूसरा ये हो गया जैसे ये विलयन इस समय संतृप्त है, विलेय इसमें अधिकतम घुला हुआ है, और विलयन मान लो ये 1 लीटर है और इसमें इसके 5 मोल घुले हुए हैं। तो इस समय इसकी विलेयता जो है वो हम कह सकते हैं 5 मोल प्रति लीटर। मतलब अपन कह सकते हैं संतृप्त विलयन की मोलरता को भी क्या कहते हैं, विलेयता है। तो विलेयता दो तरह की हो गई ठोस की द्रव में विलेयता। एक तो विलेयता ठोस की द्रव में ये हो गई ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, समझना मेरी बात। एक तो ये हो गई जैसे 10 ग्राम विलेय घुला हुआ है, एक तो ये हो गई 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलायक घुल रहा हुआ है। तो ठोस की द्रव में विलेयता एक तो ये हो गई ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक जिसके बारे में लिखा है, और एक ये हो गई मोल प्रति लीटर। सही है, मतलब हम कह सकते हैं संतृप्त विलयन की मोलरता भी, संतृप्त विलयन की मोलरता, मोलरता मतलब जैसे 1 लीटर विलयन में 5 मोल घुले हुए हैं, तो संतृप्त विलयन की मोलरता भी ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। क्लियर? इस लाइन को लिख लो आगे। देखो, संतृप्त विलयन की मोलरता भी, संतृप्त विलयन की मोलरता भी ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। तो विलेयता दो हो गई संतृप्त विलयन, मतलब इसकी ठोस की द्रव में। एक तो ये हो गई ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक और एक हो गई मोल प्रति लीटर है। तो विलेयता को ऐसे दर्शाते हैं, एक तो ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक में या मोल प्रति लीटर में। मतलब विलेयता को मोलरता के रूप में भी शो करते हैं या इस तरह से शो करते हैं। सही है, क्लियर? अच्छा, यहां तक लिख लिया आपने। अब एक बात लिखो, अगले हेडिंग डालो, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। डाल लो हेडिंग, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक।
ठीक है, इसमें पहला कारक है, 3 कारक पढ़ेंगे ना आप, ताप, दाब, विलेय व विलायक की प्रकृति। भाई विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 ही कारक तो हैं, तो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक पढ़ लेते हैं। चलो, विलेय व विलायक की प्रकृति। मतलब जो विलेयता है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करती है। क्लियर? विलेयता किस पर डिपेंड करती है? विलेय व विलायक की प्रकृति पर। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने सुना होगा समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। इंपॉर्टेंट बात, मेरा कहने का मतलब है समान समान को घोलता है। क्या है, अगर विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब जैसे विलेय आपने लिया ध्रुवीय, तो आपको विलायक भी ध्रुवीय लेना है। विलायक भी कैसा लेना है? ध्रुवीय। तब विलायक में विलेय घुल जाएगा। मतलब दोनों की प्रकृति समान समान को घोलता है, इसका मतलब है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ध्रुवीय विलेय का मतलब है, मेरी बात समझ जाना, सही है? ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो बताओ, विलेय और विलायक की प्रकृति पर विलेयता का मतलब विलेय और विलायक की प्रकृति विलेयता को प्रभावित करती है कि नहीं करती? करती है। दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, जब तो विलेय विलायक में घुलेगा। मतलब विलेय भी ध्रुवीय तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, तब तो विलेय विलायक में घुलेगा। अगर विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय होना चाहिए, तब विलेय विलायक में घुलेगा। मतलब या तो दोनों, मेरे कहने का मतलब समझो, एक तरफ मैंने लिखा विलेय और एक तरफ लिखा मैंने विलायक, सही है? अगर विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, जब तो विलेय विलायक में घुल जाएगा। विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय होना चाहिए, जब तो घुल जाएगा। पर अगर अपन ने लिया विलेय ध्रुवीय और विलायक अध्रुवीय, नहीं घुलेगा। मतलब समान समान को घोलता है, दोनों की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ध्रुवीय विलेय का मतलब समझ गए? विलेय तेरे को पता ही है, यहाँ पर विलेय ठोस है, अपन ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ रहे हैं, और विलायक यहाँ पर द्रव है। ध्रुवीय विलेय का मतलब जैसे आयनिक ठोस तुमने पढ़े होंगे, आयनिक ठोस NaCl KCl, है ना? ये जब ध्रुवीय विलेय है, आयनिक ठोस के अंदर होते हैं धनायन और ऋणायन, NaCl है। जब ये इसमें धनायन और ऋणायन है, प्लस और माइनस दोनों चार्ज हैं, तो आयनिक ठोस जो होते हैं ये कैसे विलेय हैं? ध्रुवीय विलेय। सही है? कैसे ठोस हैं? ध्रुवीय विलेय। आयनिक ठोस, समझ गए? मतलब मेरी बात समझ जा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्रुवीय विलेय का उदाहरण हो गया तुम्हारे आयनिक यौगिक, जैसे NaCl KCl, इनके अंदर आवेश होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसके अंदर एक तरह से ध्रुव होते हैं, तो ये ध्रुवीय विलेय हैं। और अध्रुवीय विलेय जैसे मैंने कहा बेंजीन, बेंजीन आपको पता है, जैसे मैं लूंगा बेंजीन तो बेंजीन में बेंजीन 6 अणु होंगे, और ये कैसे अणु हैं? अध्रुवीय अणु हैं। तो बेंजीन अध्रुवीय, देखो आयनिक यौगिक प्लस माइनस आयनों से बने होते हैं, और आयनों से बने होते हैं तो वो तो हो गए ध्रुवीय विलेय, आयनिक यौगिक आयनिक ठोस। और अध्रुवीय का मतलब है, मेरे यहाँ पर ढंग से सुनना, अध्रुवीय का मतलब है जो अणुओं से मिलकर के बने हैं, अध्रुवीय अणुओं से। कैसे अणुओं से? ध्रुवीय अणुओं से नहीं, अध्रुवीय अणुओं से। अध्रुवीय अणुओं से जैसे मैंने कहा
मैंने उदाहरण दिया नेफ्थेलीन ठोस होता है, एंथ्रासीन, मैं ठोस के एग्जाम्पल ही तो लूंगा भाई, बिले ठोस है, मैं बेंजीन नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। तो ये तो हो गए थे हमारे पास लवण। ये तो लवण जो हैं इसके अंदर धनायन और ऋणायन होते हैं, ये ध्रुवीय बिले हैं। और अध्रुवीय बिले का उदाहरण लिए मैंने नेफ्थेलीन, एंथ्रासीन। नेफ्थेलीन ऐसा होता है जिसमें 2 बेंजीन वाले होती हैं, ये नेफ्थेलीन है, समझो मेरी बात। और 3 बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाएं तो क्या बन जाएगा, वो एंथ्रासीन बन जाएगा, ये एंथ्रासीन है। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन से तो बने हैं, अध्रुवीय अणु ही तो हैं। तो नेफ्थेलीन के अंदर तो ऐसे अणु होते हैं अध्रुवीय अणु, इसके अंदर एंथ्रासीन के अंदर ये अणु होते हैं अध्रुवीय अणु। तो कोई ध्रुवीय अणुओं से बना है, ध्रुवीय कणों से बना है, जैसे आयनिक ठोस है वो धनायन और ऋणायन से बने होते हैं, तो वो तो ध्रुवीय बिले हो गए। और नेफ्थेलीन, एंथ्रासीन अध्रुवीय अणुओं से बने हैं, ये अध्रुवीय ठोस हो गए। अच्छा, अब मैं लेता हूं जल। जल हो गया तुम्हारा ध्रुवीय विलायक। विलायक द्रव होना चाहिए भाई, ढंग से समझ लेना। बिले तो लिए मैंने ठोस, ये सब तो ठोस हैं। NaCl, KCl ध्रुवीय बिले हैं क्योंकि इनके अंदर धनायन व ऋणायन है ना। अध्रुवीय विलायक है नेफ्थेलीन, एंथ्रासीन क्योंकि इनके अंदर अध्रुवीय अणु हैं, सही है। अब आया विलायक। जल ध्रुवीय विलायक है और बेंजीन कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। जल ध्रुवीय विलायक है, जल में H2 अणु होते हैं और जिनमें ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक होने से हाइड्रोजन पर धनायन। पढ़ा होगा, जल H2 अणुओं से बना होता है जो ध्रुवीय अणु हैं, पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। अणु 2 तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। जल ध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बना होता है तो ध्रुवीय विलायक। और बेंजीन अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ बेंजीन, तो बेंजीन कैसा विलायक हो गया, अध्रुवीय, क्योंकि बेंजीन किससे बना होगा, C6H6 अणुओं से, वो अध्रुवीय अणु है। कोई पदार्थ ध्रुवीय अणुओं से बना है, ध्रुवीय होगा, अध्रुवीय अणुओं से बना है, अध्रुवीय होगा। अब मेरी बात सुनो, समान समान को घोलता है तो ध्रुवीय बिले जैसे NaCl, KCl आदि, ध्रुवीय विलायक जैसे जल में बिले होते हैं, सही है। इसी प्रकार अध्रुवीय बिले नेफ्थेलीन, एंथ्रासीन वगैरह, अध्रुवीय विलायक बेंजीन में, बेंजीन अध्रुवीय अणुओं से बना होता है ना, C6H6 में बिले होते हैं। परंतु NaCl व KCl बेंजीन में बिले नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। और नेफ्थेलीन व एंथ्रासीन जल में नहीं घुलते हैं। मतलब देख लो तुम, बिलेता जो है वो ठोस, बिले और विलायक की बिलेता मतलब घुलना, सिंपल भाषा में कहूँ बिलेता मतलब घुलना, वो बिले और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करती है। दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, दोनों या तो ध्रुवीय होने चाहिए या दोनों अध्रुवीय होने चाहिए। NaCl, KCl ध्रुवीय है तो ये जल में घुल जाएंगे। जल एक ध्रुवीय विलायक है, H2 अणुओं से मिलकर के बना होता है जो ध्रुवीय अणु है। नेफ्थेलीन, एंथ्रासीन अध्रुवीय बिले है तो ये अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुल जाएंगे। क्लियर मेरी बात? अच्छा है ना, तो लिख लो इस बात को। चलो लिखो, प्रभावित करने वाला कारक डाल दिया नंबर 1, बिले व विलायक की प्रकृति। लिखो इसमें, यहीं से स्टार्ट करते हैं। समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय बिले ध्रुवीय विलायक में घुलता है, ध्रुवीय बिले, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख लेना, ध्रुवीय बिले ध्रुवीय विलायक में घुलता है। इसी प्रकार अध्रुवीय बिले अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अध्रुवीय बिले अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अध्रुवीय बिले अध्रुवीय विलायक में घुलता है।
क्लियर। नीचे लिखो जैसे ध्रुवीय विलय NaCl तथा KCl, बोर्ड की तरफ देख लेना, ध्रुवीय विलय NaCl तथा KCl। देखो NaCl तथा KCl धनायन ऋणायन से बने होते हैं ना, इसलिए ना ध्रुवीय विलय बोल रहा हूं मैं। तो ध्रुवीय विलय NaCl तथा KCl, ध्रुवीय विलायक जल में घुलते हैं। जल ध्रुवीय विलायक है, क्यों है? क्योंकि ये ध्रुवीय अणुओं H2O से बना हुआ है। H2 अणु ध्रुवीय होते हैं, इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दोबारा सुन लो, ध्रुवीय विलय NaCl तथा KCl ध्रुवीय विलायक जल में घुलते हैं, परंतु आगे लिखो, परंतु अध्रुवीय विलायक बेंजीन में नहीं। अध्रुवीय विलायक बेंजीन में नहीं। अध्रुवीय विलायक बेंजीन में नहीं, लिख लिया। अगली लाइन पे आ जाओ। इसी प्रकार अध्रुवीय विलय, इसी प्रकार अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय नैफ्थेलीन तथा एंथ्रासीन, नैफ्थेलीन तथा एंथ्रासीन नैफ्थेलीन तथा एंथ्रासीन अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक बेंजीन में विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायक बेंजीन में विलय होते हैं, परंतु बेंजीन में विलय होते हैं, परंतु ध्रुवीय विलायक जल में नहीं। ध्रुवीय विलायक जल में नहीं। क्लियर। तो एक चीज याद रखो, इसमें तो समान समान को घोलता है। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। अच्छा, तो यहां तक एक बार फिर मैं आपको जो पढ़ाया है उसको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि टॉपिक कठिन है। देख लो, अपन ने पढ़ रहे थे अपन विलेयता, सही है। मैंने यहां से स्टार्ट किया था, नियत ताप पर विलेयता पढ़ना स्टार्ट किया था। एक बार फटाफट देखो, नियत ताप पर विलायक लिया था, विलायक की एक निश्चित मात्रा ली थी। ध्यान है, शुरू तो ऐसे ही की थी ना अपन ने। निश्चित ताप पर या नियत ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में अधिकतम घुलने वाली विलय की मात्रा। तो निश्चित ताप पर या नियत ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलने वाली विलय की जो अधिकतम मात्रा है वो क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। जब विलय अधिकतम घुल जाएगा तो ये विलयन कैसा कह जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। और अपन ऐसे भी कह सकते हैं फिर, संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा क्या कहलाती है? विलय की विलेयता कहलाती है। फिर मैंने कहा था विलय की विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं: ताप, दाब, विलय व विलायक की प्रकृति। यहां तक क्लियर। फिर के बाद मैं इसके बाद ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, ठोस की द्रव में विलेयता। यहां फिर कहता हूं विलय कैसा है? ठोस है। और विलायक कैसा है? द्रव है। इसको कैसे समझाना स्टार्ट किया था? इस तरह से द्रव विलायक ले लिया था और इसमें ठोस विलय का एक बड़ा सा टुकड़ा डाल दिया था। तो इसकी सतह से, ठोस विलय की सतह से विलय के कण विलायक के अंदर पहुंचेंगे और क्या बनाएंगे? विलयन। ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? विलयनीकरण। तो विलय के कण विलायक में जाकर के विलयन बनाते हैं,
और ये क्रिया क्या कहलाती है? विलनीकरण। अब बाद में क्या होगा? फिर कुछ समय बाद जब इनकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, इन कणों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ये विलेय के कण वापस ठोस विलेय के कणों से टक्कर करके इन्हीं विलयन से पृथक होते हैं। पृथक होते हैं तो कौन सी क्रिया चल जाती है? वापस क्रिस्टलीकरण। कुछ समय बाद इन दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है। क्या आ जाता है? साम्य। उस समय विलेय अधिकतम घुल चुका होता है, विलयन उस समय क्या हो जाता है? संतृप्त। उस समय विलयन कैसा हो चुका होता है दोस्तों? विलयन संतृप्त हो चुका होता है। सही है। फिर मैंने कहा था कि ठोस के द्रव में विलेयता को परिभाषित किया था। मैंने कहा था 100 ग्राम विलायक में अधिकतम घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा या संतृप्त विलयन की मोलरता क्या कहलाती है? ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। पहला कारक क्या बताया था? विलेय व विलायक की प्रकृति। यही तो पढ़ा है, मैंने रिवाइज भी करा दिया। अगर दोनों की प्रकृति समान है तो विलेय विलायक में घुलेगा, और समान नहीं है तो नहीं घुलेगा। मतलब समान समान को घुलता है। विलेय ध्रुवीय, विलायक ध्रुवीय, घुल जाएगा विलेय विलायक में। विलेय ध्रुवीय, विलायक अध्रुवीय, तो विलेय विलायक में घुल जाएगा। पर एक ध्रुवीय हुआ और दूसरा अध्रुवीय हुआ तो विलेय विलायक में नहीं घुलेगा। क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर ही दो भाई, और कमेंट बढ़िया आने चाहिए, टीचर को उत्साहित करो। क्लियर? अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।